नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कश्मीर में एनआईए के डीजी पहुंचे, क्यों पहुंचे, फारूक अब्दुल्ला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, और तीसरा पीएफआई को लेकर 23 डिस्ट्रिक्ट्स में बिहार के एक धरपकड़ जारी है जिसमें यह कहा जा रहा है कि टेररिस्ट एक्टिविटी बिहार इलेक्शन से पहले शुरू हो गई। तो तीनों का मामला क्या है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, कश्मीर घाटी में एनआईए का छापा पड़ रहा है। एनआईए के डीजीपी भी श्रीनगर पहुंच गए हैं। कल कश्मीर घाटी में आतंकवाद और आतंकी फंडिंग से जुड़े मामलों की जांच को लेकर एनआईए ने बड़े स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान एनआईए के महानिदेशक सदानंद दाते खुद हालात का जायजा लेने श्रीनगर पहुंच गए। दस्तावेज और डिजिटल सबूत एजेंसीज के हाथ लगे हैं। एनआईए की इस कार्रवाई अभी भी जारी है और किसी भी समय और बड़े खुलासे हो सकते हैं। स्थानीय पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को मिल रहा है सहयोग। सूत्रों का कहना है कि एनआईए की यह रणनीति घाटी में आतंकी नेटवर्क को कमर तोड़ने के लिए बनाई गई है। स्थानीय पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी इस ऑपरेशन में पूरा सहयोग मिल रहा है। और दूसरी खबर जो बिहार स्टेट से हमारे पास आ रही है वो ये है कि भारत को गजावे हिंद बनाने को चल रही थी प्लानिंग। बिहार में खुला 23 राज्यों का नेटवर्क। पीएफआई अनपढ़ और बेरोजगारों को बना रही है आतंकवादी। ये रिपोर्ट हमारे पास आई है। इसमें दैनिक भास्कर की छपी रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि भारत को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने की साजिश थी। बिहार में अंदरूनी हिस्सों में मस्जिदों को साधने की प्लानिंग है। युवाओं को मार्शल आर्ट, तलवारबाजी सिखाने के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं और नेपाल सीमा से लगे मिथिलांचल और सीमांचल इलाकों को चुना गया है। ये इस रिपोर्ट में है। ये रिपोर्ट आगे कहती है कि पटना में फुलवारी शरीफ का नया टोला अहमद पैलेस है। पटना पुलिस के साथ एटीएस की टीम धड़ाधड़ कर मकान में एंट्री करती है। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले पुलिस पूरे मकान को घेर चुकी थी। थोड़ी देर बाद पता चला कि छापेमारी हुई। यहां से अतर परेज और झारखंड पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन को उस रोज उठाकर अपने साथ ले जाती है। यह घटना 2022 की है। दोनों से पूछताछ और संदिग्ध कागजों की पड़ताल में यह पता चलता है कि बिहार से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई नाम के एक संगठन को ऑपरेट किया जा रहा है। इनके पास से भारत विरोधी कई दस्तावेज मिले। पटना पुलिस ने यह भी बताया कि उनके ठिकानों से भारत विरोधी दस्तावेज मिले हैं जिनके निशाने पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, पूरे देश की व्यवस्था भी थी। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश के लिए इन लोगों के पास से 7 पेज का एक्शन प्लान भी मिला जिसे मिशन 2047 नाम दिया गया। एक मिशन 2047 प्रधानमंत्री मोदी का है जिसमें विकसित भारत की स्थापना की बात की गई है और दूसरा ये मिशन 2047 पीएफआई का मिला है। पीएफआई का पूरा नेटवर्क खंगालने के साथ 20 राज्यों और 100 से ज्यादा शहरों में इनका सर्वेलेंस शुरू हुआ है। कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश सहित ज्यादातर राज्यों में पीएफआई के सिमी से जुड़े होने के प्रमाण मिले हैं। खाड़ी देशों के अलावा देश के बड़े मुस्लिम कारोबारियों से चंदा मिलने की बात भी सामने आती है। पीएफआई को देश के 23 राज्यों में बड़ा नेटवर्क था। इससे पूरे देश की जड़ मजबूत जा रहा था। राजनीति और जमात के नाम पर सफाई के साथ एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसकी भनक सुरक्षा एजेंसियों तक को भी नहीं मिल रही, ऐसा एनआईए का कहना है। बात यह है कि अब इलेक्शन है बिहार में, जाति जनगणना को लेकर सरकार ने एक सर्जिकल स्ट्राइक रची है। उस सर्जिकल स्ट्राइक में उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कराएंगे, बजट डिफाइन होना है, सरकार को बताना है कि उसका बजट क्या है, कब कराएंगे। इस पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, पर सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी क्योंकि पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 से ज्यादा टूरिस्ट मारे गए और एक तरीके से सरकार पर दबाव था कि जिन लोगों ने इसकी साजिश रची है उन पर कार्रवाई करने की, तो सरकार ने अपने ऊपर प्रेशर कम करने के लिए शायद जाति जनगणना की बात को छेड़ दिया। उनको लगा कि ऑपोजिशन भी शांत हो जाएगी और इस ऑपोजिशन ये भी पूछ रही है कि इसका बजट क्या है, कब आपने पास किया और ये कब शुरू होगी, तो इसके बारे में भी बातचीत हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ कश्मीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो पहले सीएम रहे हैं, अब उनके बेटे उमर अब्दुल्ला सीएम हैं, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ चीजें बताई। पहले हम उनकी सुनते हैं और फिर हम उस पर एक अपना एनालिसिस आपको बताते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं और फिर मैं आपसे मुखातिब होता हूं। दोनों मुल्क आज लड़ाई के मैदान के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोशिशें दुनिया में हो रही हैं ये ना हो,
और कोई रास्ता निकाला जाए जिससे ये जो हुआ है इसको उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने किया है, और जो इनके चलाने वाले हैं उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। अब कितना वो दुनिया कामयाब होगी इसको रोकने में, वो अल्लाह जाने। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पाकिस्तानी जो मुकीम है यहाँ पे काफ़ी टाइम से वो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है, कैसे आप इस वाक़े को देखते हैं? अगर हाल फिलहाल में ही कोई आया है वीज़ा पे तो वो तो इंसान समझ सकता है, लेकिन बहुत पहले से लोग रह रहे हैं यहाँ पे। एज वी हैव सीन सर, मैं थोड़ा सा एड ऑन ये भी करूँगा, कठुआ से खातून को निकाला गया है 70 साल के बाद, जिनका हस्बैंड पुलिस में नौकरी करता था और वो पेंशन ले रही थी, अब उसको भी धक्के मार के निकाला गया। देखिए, ये मेरे पास नहीं है, इट्स टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। जहाँ तक मेरा इंसानियत का सवाल है, ये ऐसा कार्रवाई बेहतर नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ। वो यहाँ 70 साल से रह रहे थे, या 25 साल से रह रहे थे, या 5 साल से रह रही थी, वो यहाँ थे, उसके बच्चे यहाँ थे, पढ़ते थे, उन्हें हिंदुस्तान को कोई जख्म नहीं दिया, बल्कि हिंदुस्तान को कबूल किया। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जो 25 और 50 साल से देश में रह रहा है, उसने देश को कबूल किया, देश के कानून के तहत अपने अपने हकों की अदायगी की। ऐसे लोगों को देश निकाला क्यों दिया जा रहा है? क्या उसको इस देश का नागरिक नहीं माना जाना चाहिए? तो ये पर भी एक सवाल खड़ा हो जाता है। उधर कश्मीर में एक बैक चैनल टॉक शुरू हो गई और इसके पीछे एक हिस्ट्री है। आइए हम जानते हैं कि बैक चैनल टॉक कश्मीर में क्यों होती है और उसके पीछे कौन लोग शामिल होते हैं। आईएसआई प्रमुख की एनएसए के रूप में नियुक्ति के पीछे पाकिस्तान द्वारा पहलगांव के बीच बैक चैनल वार्ता को पुनर्जीवित करने का प्रयास हो गया। आप आईएसआई प्रमुख को उनके पाकिस्तान एनएसए का चीफ बनाकर इंडियन मिलिट्री से डायरेक्ट वार्ता करने की बात कर रहे हैं, और उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया है कि आर्मी जो डिसाइड करेगी वो सबको मान्य होगा। इससे पहले भी एनएसए भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली ने लंबे समय से कहा है कि वो स्पष्ट नहीं है कि इस्लामाबाद के एनएसए उसकी सेना के लिए बोल सकते हैं या नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अब आईएसआई के चीफ को बनाया गया है कि आप वार्ता कीजिए और आर्मी उसको फॉलो करेगी। तो ये एक विश्वास पाकिस्तान ने जताया है और हिंदुस्तान से पहल करने के लिए कहा है। 2016 से अगर हम बात करें तो 2016 में भारतीय सैन्य ठिकानों पर लश्कर ए तैयबा के हमले के बाद, जिसके बाद नियंत्रण रेखा के पार छापे मारे गए, तत्कालीन एनएसए और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जजुआ ने अपनी भारतीय सेना समक्ष के साथ या भारतीय एनएसए के साथ कई बैठकें की थी। ऐसा माना जाता है कि दोनों लोगों ने नियंत्रण रेखा पर शांति बहाल करने के उपाय खोजने के लिए बैंकॉक के एक होटल में बैठक की थी। उस समय एनएसए भारत के वर्तमान में जो अजीत डोवल हैं वो साथ थे। लंदन स्थित मामलों के विशेष आयशा सिद्दीकी ने यह कहा है कि मेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान सेना भारत के साथ बातचीत पर पूरा नियंत्रण चाहती है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसे स्वीकार करने के लिए बहुत इच्छुक है। भारत के दृष्टिकोण से यह समझ में आ सकता है क्योंकि यह स्पष्ट होगा कि जनरल मलिक द्वारा किए गए किसी भी प्रस्ताव को पाकिस्तानी सेना का स्थांगत समर्थन प्राप्त है। उन्होंने ये भी कहा कि भले में भविष्य की वार्ता में पाकिस्तानी सेना का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन बातचीत आसान नहीं होगी क्योंकि सेना ऐसी किसी भी बात को स्वीकार करने से सावधान रहेगी जो पाकिस्तान में उसकी दीर्घकालिक घरेलू प्रधानता को कमजोर कर सकती है। साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की है कि जनरल मलिक को एनएसए बनाकर डायरेक्ट भारत के साथ वार्ता करके विश्वास जीतने की मुहिम जो है छेड़ी गई है, ऐसा उनका कहना है। कश्मीर में पुलवामा में केंद्रीय सुरक्षा बलों पर जैश ए मोहम्मद के हमले और उसके बाद भारतीय वायुसेना के छापे के कारण बैक चैनल वार्ता बाधित हुई थी। हालांकि अधिकारी मेजर जनरल साहिबजादा इस्फांदियार पटौदी, भारत के ऑपरेशन प्रभारी आर कुमार की लंदन में हुई बैठकों के जरिए बैक चैनल वार्ता फिर से शुरू हुई। माना जाता है कि तत्कालीन पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अक्टूबर 2018 में लंदन की अपनी यात्रा के दौरान इस विचार का प्रस्ताव रखा था, जहां उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल निकोलस कार्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्क सेडविल से मुलाकात की थी।
जनरल ने तर्क दिया था कि बैक चैनल वार्ता को फिर से शुरू करने से यह जोखिम कम हो जाएगा कि परमाणु सशस्त्र भारत और पाकिस्तान गलत कदमों या गलत अनुमानों के कारण संकट में पड़ सकते हैं। बाद में डोभाल ने प्रधानमंत्री इमरान खान के वास्तविक एनएसए और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग और नीति नियोजन पर विशेष सहायक मोहित डब्ल्यू मुसफ से कई दौर पर वार्ता की। इन प्रयासों ने 2021 में एलओसी को लागू होने वाले युद्ध विराम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बैक चैनल टॉक्स जो हैं, वो चाहे इमरान खान की सरकार रही हो, नवाज शरीफ की रही हो, शहबाज शरीफ की सरकार है, तो ये चलती रही। जनरल मलिक को एनएसए का चीफ बनाना एक महत्वपूर्ण कदम इसमें माना जा सकता है कि बैक चैनल के जरिए भारत के साथ पाकिस्तान अब वार्ता करना चाहता है और उनसे डोजियर मांगेगा, उनसे प्रूफ मांगेगा, क्योंकि उनका बड़ा क्लियर विजन है कि हमने पहलगाम हमले की पहल नहीं की, ना हमने वहां कोई आर्म्स एम्युनिशन दिया। ये किसी और लोगों का काम है, किसी और देश का काम है, हमारा काम नहीं। हालांकि बैक चैनल कूटनीति का सबसे सफल चरण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में राजनयिक सतेंद्र लांबा और तारिक अजीज के बीच चला था। दोनों राजनयिकों ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जो एलओसी की सीमा के रूप में स्थांगत करती है, लेकिन उसे अप्रासंगिक भी बनाती है, जैसे कि आयरलैंड के दो पक्षों को विभाजित करने वाली व्यवस्था जिसमें आवागमन जारी रहे। लेकिन घटनाओं में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जनरल परवेज मुशर्रफ के समय उस स्थिति को कमजोर कर दिया, और जब कारगिल हुआ तो ये बैक चैनल टॉक्स जो थे वो उस टाइम पे उन पे विराम लग गया, और जिस तरीके से बॉर्डर्स को पोरस बनाने की बात चल रही थी वो बात वहीं खत्म हो गई। और फिर इस समझौते से भारत और पाकिस्तान दोनों पीछे हट गए, और उसके बाद की कार्रवाई तो आपको पता है कि क्या हुई। हालांकि ये बैक चैनल टॉक्स जो हैं ये पिछले 25-30 सालों से चल रही हैं। भारत को ले लें या पाकिस्तान को ले लें, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस हैं। दोनों के लिए ये क्राइसिस है। अगर कोई मिसकैलकुलेशन हो जाती है या कोई एस्केलेशन हो जाती है तो फिर उसको रोकना संभव नहीं हो। इसीलिए मार्को रूबियो ने, प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनको कॉल किया और उनसे बातचीत की, उनको कहा कि आप उसको एस्केलेट करिए। ऐसी ही एक कॉल एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर को आई मार्को रूबियो के द्वारा। अब जो है बातचीत के जरिए से ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये आतंकवादी जिन्होंने पर्यटकों को, निर्दोष लोगों की हत्या की, कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया, ये कौन लोग थे और किन्होंने इनको भेजा। और सरकार क्योंकि अब ऐसी पोजीशन पर है कि सरकार को दिखाना है कि कुछ वो एक्शन कर रही है, तो जाति जनगणना पर अनाउंसमेंट की जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार अपने आप को बचाने के लिए, दरकिरार करने के लिए, एक लंबित मांग जो ऑपोजिशन की थी जाति जनगणना की, उसको महिला आरक्षण पर जब नई पार्लियामेंट बनी थी तो पहला जो डिसीजन हुआ था नई पार्लियामेंट में वो महिला आरक्षण देने का हुआ था, 33% रिजर्वेशन देने का हुआ था। वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, महिला आरक्षण की बात 33%, और अब जाति जनगणना करा के हक अदायगी ये सरकार कब करेगी, कैसे करेगी, क्या उसका टाइम फ्रेम होगा, अभी ये सारी डिटेल्स आनी बाकी हैं। और हमें उम्मीद है कि ये एक जुमला ना रहकर एक हकीकत हो, एक सच हो, जिस पर मोदी जी खरे उतरें। आज की चर्चा में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना सही समय तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, जय हिंद,